नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ गुंजन। प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश को बड़ी सौगात दी। ये मौका विश्वकर्मा जयंती के साथ उनके जन्मदिन का भी रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर दिल्ली के द्वारका में सेक्टर 21 से सेक्टर 25 के बीच मेट्रो की एक्सटेंशन लाइन का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर के तौर पर यशोभूमि के पहले चरण का उद्घाटन किया। संस्कृत से सजे सुरीले स्वरों में प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिवस पर ये बधाई। उस सफर में तब दी गई जब वो दिल्ली के द्वारका तक मेट्रो में यशोभूमि के उद्घाटन के लिए रवाना हुए। द्वारका के सेक्टर 21 से यशोभूमि तक नई मेट्रो लाइन का उद्घाटन भी पीएम मोदी ने इस मौके पर किया और सफर कर इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि पहुंचे। नई दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि को दुनिया का सबसे बड़ा MIC यानी कि मीटिंग्स, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन सेंटर बताया जा रहा है। यशोभूमि द्वारका के सेक्टर 25 में बनाया गया है। खास बात यह है कि मेट्रो से जुड़ने की वजह से ये नई दिल्ली स्टेशन और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी सीधे जुड़ गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान मेट्रो कर्मचारियों से बात की। इस नई रेल के निर्माण कार्यों की जानकारी खुद इस पर काम करने वाले कर्मचारियों से ली। इस दौरान कर्मचारी भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी तस्वीरें खींचने और खिंचवाने में मशगूल दिखाई दिए। यशोभूमि भारत मंडपम से भी बड़ा बनाया गया है। इसके उद्घाटन के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पारंपरिक कामगारों से भी मुलाकात की। यशोभूमि 219 एकड़ में करीब 5,400 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। 8.9 लाख वर्ग मीटर से अधिक के परियोजना क्षेत्र और 1.8 लाख वर्ग मीटर से अधिक कंस्ट्रक्टेड एरिया में ये फैला है। हम इस वक्त मौजूद हैं द्वारका सेक्टर 21 में बने यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में, जो कि इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एक्सपो सेंटर जो है वो माना जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगभग 1.8 लाख वर्ग मीटर के अंदर इस पूरे कन्वेंशन सेंटर का निर्माण का पहला चरण जो है वो पूरा कर लिया गया है। इस पूरे कन्वेंशन सेंटर के अंदर तकरीबन 13 ऑडिटोरियम है। इसमें तकरीबन अगर बात की जाए तो 6,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की क्षमता जो है वो फिलहाल इस पूरे ऑडिटोरियम में है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो लगभग 11,000 प्रतिनिधियों के बैठने की व्यवस्था भी इस पूरे कन्वेंशन सेंटर के अंदर जो है वो की गई है। और साथ ही साथ अगर आप तस्वीरों में देखेंगे कि इस यशोभूमि के जो बाहर का फ्रंट है उस पर आपको LED स्क्रीन जो है वो नजर आएंगी, जहां पर आपको LED के जरिए आपको अलग अलग रंग, अलग अलग प्रदर्शनियां जो है वो देखने को मिलेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके पहले हिस्से का उद्घाटन किया। इसके मुख्य सभागार में 6,000 मेहमानों के बैठने की व्यवस्था है। ऑडिटोरियम में लकड़ी का फर्श है, साथ ही यहाँ की चेयर भी ऑटोमेटिक हैं। ऑडिटोरियम की दीवारों पर साउंड पैनल लगाए गए हैं। पैटल सीलिंग की भव्यता के साथ ग्रैंड बॉलरूम बनाया गया है, जिसमें करीब 2500 मेहमान एक साथ शिरकत कर सकेंगे। कई और खूबियों से इसे लैस किया गया है। यशोभूमि में प्रदर्शनी का हॉल का उपयोग प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों और व्यावसायिक कार्यक्रमों की मेजबानी के लिए किया जा सकेगा। इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए इसमें तांबे और पीतल का भी इस्तेमाल किया गया है। जाहिर है ये नए भारत को मिली एक आधुनिक सौगात है, जो उसकी उभरती अर्थव्यवस्था का नया आईना बनेगी। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। विश्वकर्मा जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने PM विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के जरिए उन छोटे छोटे हुनरमंद लोगों को मजबूत बनाना है जो स्किल्ड होते हुए भी अपनी पहचान के लिए संघर्ष करते आए हैं। इस योजना के लिए 13,000 करोड़ रुपए भी खर्च किए जाने हैं। हिंदुस्तान की ये वो हुनरमंद है जिन्हें जोड़ने के लिए जाना जाता है। हमारे समाज का ये वो हिस्सा है जो हमारी रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े हैं।
हम अपने घर में किसी भी सामान पर नजर डालें तो इनके हुनर की कोई न कोई इबारत हमारी आंखों के सामने ठहर जाएगी। इन्हीं हुनरमंदों या कहें विश्वकर्माओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती के मौके पर सम्मानित किया है। हजारों वर्षों से जो साथी भारत की समृद्धि के मूल में रहे हैं, वो हमारे विश्वकर्मा ही है। जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी की भूमिका होती है, वैसे ही समाज जीवन में इन विश्वकर्मा साथियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे ये विश्वकर्मा साथी उस काम, उस हुनर से जुड़े हैं जिनके बिना रोजमर्रा की जिंदगी की कल्पना भी मुश्किल है। सिर्फ सम्मानित नहीं किया बल्कि उनकी तरफ से लगाई गई प्रदर्शनी भी देखी। इस प्रदर्शनी से प्रधानमंत्री अभिभूत नजर आए। उन्होंने खुले दिल से तारीफ करते हुए कहा कि इस प्रदर्शनी को जरूर देखना चाहिए। वैसे ये मौका सिर्फ विश्वकर्मा जयंती का ही नहीं है बल्कि खुद पीएम मोदी के जन्मदिन का भी है। 73 बरस के हो चुके प्रधानमंत्री मोदी अपनी सरकार की दूसरी पारी में इन्हीं सृजन शिल्पियों के लिए योजना की सौगात लेकर आए, जिससे इनके हुनर को न केवल पहचान मिल सके बल्कि ये अपने सपनों को पंख लगाकर एक नई उड़ान भी भर सके। गांव गांव में आप जो सामान बनाते हैं, जो शिल्प, जिस आर्ट का सृजन करते हैं, उसको दुनिया तक पहुंचाने का ये बहुत बड़ा वाइब्रेंट सेंटर, सशक्त माध्यम बनने वाला है। ये आपकी कला, आपके कौशल, आपकी आर्ट को दुनिया के सामने शोकेस करेगा। ये भारत के लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। नई दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च की। बीजेपी सरकार ने ये वादा अपने बजट में किया था, जिसे पीएम मोदी ने 15 अगस्त के मौके पर लाल किले से दोहराया भी और अब 17 सितंबर को लॉन्च कर दिया। इस योजना को लेकर बजट में 13,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था बनाई गई है, जिसके तहत सुनार, लोहार, मोची और नाई का हुनर रखने वालों को कारोबारी मदद करने का प्लान है। इससे इन लोगों को कई फायदे मिलने का दावा किया जा रहा है। योजना के तहत पहले चरण में 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाना है। दूसरे चरण में 2 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। सरकार से मिलने वाला ये लोन रियायती दर 5% पर मिलेगा। योजना के कारीगरों, शिल्पकारों के प्रोडक्ट और उनकी सर्विस क्वालिटी बढ़ाने पर जोर रहेगा। साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके, सरकार इसमें भी मदद करेगी। इस योजना में कुल 18 तरह के कारोबार को शामिल किया गया है। इसमें कारपेंटर, नाव बनाने वाले, लोहार, ताला बनाने वाले, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, राजमिस्त्री, मछली का जाल बनाने वाले, खिलौने वाले समेत अन्य लोग शामिल हैं। इस योजना के तहत ऐसे लोगों को ट्रेनिंग देने का भी प्लान सरकार की तरफ से दिया गया है। स्किल ट्रेनिंग के साथ ऐसे लोगों को 500 रुपए भत्ते के तौर पर दिए जाएंगे। योजना का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये कि ऐसे लोगों को बाकायदा सर्टिफिकेट, ID कार्ड मिलेंगे। इसके अलावा बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग का विकल्प होगा। साथ ही टूल किट के लिए 15,000 रुपए और डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए इंसेंटिव मिलेगा। स्कीम में रजिस्ट्रेशन फ्री होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात करेंगे गणपति उत्सव की। गणेशोत्सव बेहद नजदीक है। इस पूरे महोत्सव में खास है बप्पा और उनकी मूर्ति, जिसकी पूरे विधि विधान के साथ स्थापना की जाती है और पूजा की जाती है। गणपति के भक्तों की कोशिश यही होती है कि मूर्ति ऐसी हो कि उसमें बप्पा की छवि झलके, उनके होने का एहसास हो। इन दिनों कानपुर में ऐसी ही कुछ खास मूर्तियों की चर्चा जोर शोर से हो रही है। भक्ति, विश्वास और लगन के साथ जब एक कलाकार का हुनर मिलता है तो मिट्टी से मानो खुद बप्पा प्रकट हो जाते हैं।
एक से बढ़कर एक मूर्तियां ऐसी सजीव, ऐसी मनमोहक, मानो गणपति खुद विराजे हों। राजस्थान के रहने वाले लक्ष्मण नाम के इस मूर्तिकार ने बप्पा की ऐसी मूर्तियां गढ़ी हैं जिन्हें देखकर भक्त खुशी से झूम उठे। इस बार कलाकारों ने बप्पा की ऐसी मूर्तियां तैयार की जिसमें अयोध्या के राम मंदिर की झलक भी दिखेगी और गणपति के दर्शन भी होंगे। ये बार जो हम लोगों के राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है, उसी के प्रकार के लेके राम मंदिर की मूर्ति तैयार की गई है और मूर्तियां की डिमांड भी ज्यादा है कि राम मंदिर की मूर्ति सबसे ज्यादा चल रही है मार्केट में। 7.5-8 फीट की मूर्ति बनी है, करीब करीब बड़ी बड़ी मूर्ति बनी है। अच्छा, जो आप लोगों ने प्रतिमाएं तैयार करी है उसमें राम मंदिर के क्या क्या चीजें आप लोगों ने दिखाई हैं? उसमें दिखाया है राम का जो मंदिर सजा हुआ है उसको दिखाया गया है, राम जी को दिखाया गया है और सभी प्रकार की उसमें कला लगाई गई है। 8 से 10 फीट ऊंची इन मूर्तियों की चर्चा हर तरफ हो रही है। लोग इन मूर्तियों को निहारने और खरीदने के लिए भी पहुंच रहे हैं। इन कलाकारों ने दिन रात एक कर इन मूर्तियों को तैयार किया है ताकि जिसे बप्पा का जैसा रूप पसंद आए वैसे वो अपने घर ले जाए। फिलहाल बाजारों में इको फ्रेंडली गणपति की मूर्ति की डिमांड ज्यादा है। देश भर के बाजारों में रौनक है। मंगलकर्ता, विघ्नहर्ता के आने की शुभ घड़ी का सबको इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वहीं G20 समिट संपन्न हो चुका है, लेकिन ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता सुनक चर्चाओं में बने हुए हैं। ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता के स्टाइल स्टेटमेंट की हर कोई तारीफ कर रहा है। G20 गाला डिनर में उनका इंडो वेस्टर्न लुक हो या फिर वापस लौटते वक्त उनकी सिंपल और सोबर लुक। हाल ही में संपन्न हुए G20 सम्मेलन में शामिल होने भारत आए ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक तो सुर्खियों में रहे ही, साथ में उनकी पत्नी अक्षता सुनक ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। खास तौर से G20 समिट के दौरान उनके अलग अलग ड्रेसेस और उनके लुक की जमकर तारीफ हुई। भारत में अपने पहले कदम से लेकर भारत मंडपम में आयोजित डिनर पार्टी तक ब्रिटेन की फर्स्ट लेडी अक्षता अपने लुक से इंटरनेट पर हलचल मचाती रही। मॉडर्न के साथ एथनिक और सिंपल लुक को जोड़ते हुए G20 शिखर सम्मेलन के लिए अक्षता के फैशन स्टेटमेंट की चर्चा हर तरफ हो रही है। उनकी अर्लियर चॉइसेस मैंने देखी हैं और यस में उनकी काफी चर्चा होती है। उनके स्टाइल एक बहुत क्लीन लाइन, एलिगेंट स्टाइल है और जो भी वो कपड़ा चूज करती हैं उसके पीछे थॉट है, चाहे वो सस्टेनेबिलिटी हो। अब देखिए लहंगा जैसे स्कर्ट के जैसे पहन रही हैं, तो वो ये भी सिंबॉलिक है कि ये यंग लोग हैं, yet they running a country and they are serious people, but fashion is and the color choices are so nice. Rani pink, blue, I mean hats off to her for pulling this off. It's looking बहुत अच्छा लग रहा है। भारत मंडपम में G20 गाला डिनर के दौरान अक्षता के लुक ने सबका ध्यान खींचा। यूके की फर्स्ट लेडी अक्षता एक वाइब्रेंट ड्रेस में खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने एक मल्टी कलर प्रिंटेड ड्रेस पहनी थी जिसमें स्काई ब्लू, कोरल पिंक और मिंट ग्रीन जैसे फ्रेश कलर्स शामिल थे। आपको बता दें कि इस ड्रेस की कीमत 72,000 रुपए है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षता का ये आउटफिट हांगकांग की एक डिजाइनर के कलेक्शन से था। लोग केट मिडल्टन की इतनी बात करते हैं, आई थिंक शी हरसेल्फ इज स्कोरिंग वेरी हाई इन हर फैशन गेम और सच में उन्हें देख के बहुत खुशी हो रही है। ये भी बहुत अच्छा लग रहा है कि वो एक्चुअली हमारे इंडियन ओरिजिन से हैं, तो उनको काफी जानकारी होगी हमारे टेक्सटाइल्स की। हमारे वेलवेट का लग रहा है मुझको तो लहंगा यहाँ पर से, या स्कर्ट, और ऊपर एक सिल्क का पैचवर्क का ब्लाउज है जो कोई भी बना सकता है, पर इंडिया स्टोरी जरूर कैरी करी है उन्होंने, मॉडर्न इंडिया जिसको कहते हैं। भारत मंडपम की डिनर पार्टी में शामिल होने से पहले अक्षता मूर्ति ने G20 स्पाउसेस प्रोग्राम में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी, जिसका आयोजन विदेश मंत्री एस जयशंकर की पत्नी क्योको जयशंकर ने किया था। इवेंट के लिए अक्षता ने लिलैक कलर की मार्बलिंग प्रिंटेड शर्ट ड्रेस चुनी थी, जिसमें पफ स्लीव और वेस्ट पर मैचिंग टाई बेल्ट थी। दोनों आयोजनों में भले ही अक्षता का लुक इंडो वेस्टर्न रहा हो, लेकिन जब वो अपने पति संग अक्षरधाम मंदिर पहुंची तो उनका इंडियन आउटफिट में बेहद सिंपल लुक में नजर आया। अक्षरधाम मंदिर के लिए अक्षता ने बेहद सिंपल ग्रीन कलर का सूट पहना था। इसके साथ उन्होंने रानी कलर की चुन्नी ली थी। इंडियन लुक को कम्पीट करने के लिए अक्षता ने एक बिंदी लगाई थी और हाथ में एक कंगन डाल रखा था। भारत में उन्होंने जब कदम रखा था तो भले ही वो वेस्टर्न लुक में नजर आई थी,
लेकिन भारत से लौटते वक्त वो पूरी तरह भारतीय संस्कृति में रची दिखाई दी। उन्होंने लौटते वक्त पेस्टल पिंक कलर की ऑर्गेंजा साड़ी पहनी थी। रेशम की कढ़ाई वाली इस साड़ी में उनके लुक की जमकर चर्चा हुई थी। इससे पहले जापान में G7 शिखर सम्मेलन में अक्षता की मौजूदगी फैशन जगत का ध्यान खींचने वाले असाधारण क्षणों में से एक थी। अक्षता ने गुलाबी शर्ट के साथ ग्रीन ट्राउजर वियर किया था। अक्षता का ये ड्रेस फील गुड फैक्टर माना गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज। और इसी बीच एक शानदार खबर आपको बता दें, कोलंबो में खेले जा रहे एशिया कप फाइनल का मुकाबले से शानदार खबर मिल रही है। श्रीलंका को हराकर भारत एशिया का चैंपियन बन गया है। घातक गेंदबाजी के बाद भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार बैटिंग का नजारा पेश किया। श्रीलंका की ओर से 51 रनों का लक्ष्य दिया गया। भारतीय टीम ने बिना विकेट खोकर 51 रन हासिल किए। ओपनर बल्लेबाज ने शुभमन गिल ने 27 रन की पारी खेली, जबकि ईशान किशन ने 23 रन बनाए। इसी के साथ श्रीलंका को 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा, जबकि भारत 8वीं बार एशिया का चैंपियन बन गया। आज खेल की शुरुआत में श्रीलंका ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। भारत की घातक गेंदबाजी के आगे पूरी श्रीलंकाई टीम 15 ओवर में ऑल आउट हो गई। मात्र 50 रन के स्कोर पर श्रीलंका के सभी खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की टीम को जसप्रीत बुमराह ने पहला झटका दिया। उसके बाद मोहम्मद सिराज की तूफानी गेंदबाजी के आगे श्रीलंका के बल्लेबाज टिक न सके। तो श्रीलंका को हराकर भारत एशिया का चैंपियन बन गया है। एक तरफा मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से पटकनी दे दी है। भारत की इस जीत पर क्रिकेट दीवानों का क्या कुछ कहना है, आइए वो आपको सुनाते हैं। बहुत एक्साइटमेंट था मैच देखने के बाद। अच्छा लगा जिस तरह से सीरीज ने बॉलिंग किया है, बहुत उम्दा बॉलिंग था। और बैटिंग की बात करें तो जो आज मुझे कॉम्बिनेशन देखने को मिला, हमारा गिल और ईशान किशन बहुत अच्छे से बैटिंग के लगता है कि फ्यूचर के इंडियन क्रिकेट में ओपनिंग कर सकते हैं, तो अच्छा लग रहा है देख के मैच। सिराज जो है अच्छा बॉलिंग किया है और आज श्रीलंकन जो है काफी टायर्ड लग रहे होंगे, दैट्स व्हाई जो है उन लोग जो है काफी जल्दी आउट हो गए। ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था कि फाइनल ऐसा होगा। श्रीलंका उसके सामने तो कुछ नहीं था। उसके सामने ये पाकिस्तान से होना चाहिए था मैच, क्योंकि पाकिस्तान से होता थोड़ा अच्छा रोमांचक होता। संडे का दिन भी था, छुट्टी था, सब आदमी को थोड़ा रोमांचक लगता है। ये पहली बात मैं भारत को कंग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ, इतना अच्छा परफॉर्मेंस के साथ 8वीं बार एशिया कप जीती है। ओवरऑली टीम का परफॉर्मेंस अच्छा था, बॉलर सब अच्छा बॉलिंग प्रदर्शन की। चलिए इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।